बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम जो है वो जो आप लोगों का क्विज़ था वो टेस्ट पेपर था, सेकंड मंथली टेस्ट जो कि कंप्यूटर का था, इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फिज़िक्स है कि कंप्यूटर का पेपर था। खैर, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि ये किस तरीके से होगा, तो इसको आप लोग जो है वो एक एक करके देखते जाइएगा और ऑप्शंस भी हमारे सामने आते जाएंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपको जो दिया गया है वो ये है कि एक इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 डिफाइन किया गया है। पहली कंडीशन कह रहे हैं x इज़ लेस देन 1, तो ये कंडीशन आपको 5 है तो x इज़ लेस देन आपको ट्रू मिलेगा। जब ये ट्रू हुआ तो ये वाली स्टेटमेंट इफ़ के अंदर आएगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास हेलो जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। कि ट्रू है तो ये बॉडी बन जाएगी, ये प्रिंट हो जाएगा। इफ़ x इज़ इक्वल्स टू 5 तो ये भी ट्रू है। जब ये ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या है कि प्रिंट ये वाला इसकी बॉडी है, एल्स एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसके एग्जीक्यूशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास हेलो हाय जो होगा वो प्रिंट होगा। तो आपके पास पहले x इज़ लेस देन, अच्छा नहीं सॉरी, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारे पास। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये हेलो प्रिंट नहीं होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है कि x इज़ इक्वल्स टू 5 है, तो x5 जो है वो 1 से लेस तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये प्रिंट नहीं होगी। ये ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हाई प्रिंट होगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हाई आएगा, यानी कि पहले का आंसर ए है। सेकंड का आंसर देखिए कि इंटीजर x ले रहे हैं, इफ़ x। अब ये बताइए कि जो इंटीजर x ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, ये यहाँ पे एक सर्टेन वैल्यू मैंने इसको चेंज करके डाल दिया था। तो बताइए इंटीजर x लेंगे तो x की अगर हम बाहर डिफाइन करते हैं तो इसकी इंटीजर टाइप में x की वैल्यू हमेशा क्या मार्क की जाती है, 0 मार्क की जाती है। यानी कि अगर मैं इंटीजर x लिखूंगा तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 0। और आप जानते हैं 0 किसके लिए होता है, फॉल्स के लिए। और एनी अदर वैल्यू, कोई भी दूसरी वैल्यू, एनी अदर वैल्यू जो होती है वो ट्रू कंसिडर की जाती है। तो चूँकि x को मैंने यहाँ पे सिर्फ इंटीजर x लिखा है, लिहाजा x की अपनी वैल्यू 0 हो जाएगी और f0 का मतलब क्या है, f फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स का मतलब क्या है, प्रिंट हाई नहीं प्रिंट होगा बल्कि एल्स के ऊपर आएगा और ये प्रिंट कर देगा हाउ आर यू। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो आएगा वो हाउ आर यू आएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने वेरिएबल जो वॉइड से बाहर डिफाइन किया है, इस डिफाइनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल को उमूमन ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। यानी कि ये मुमकिन है कि मैं अपने प्रोग्राम के बाहर, जो प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए जाते हैं वो लोकल वेरिएबल्स कहलाते हैं। हमने लोकल ही पढ़े हैं, उमूमन हम जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं वो लोकल, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल वॉइड से बाहर डिफाइन किया जाता है और ये डिफाइन हो सकता है। अब अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल इंटीजर x इज इक्वल्स टू 5 लिख दूँ और अपने प्रोग्राम में x को प्रिंट करा दूँ तो वो प्रोग्राम में अपनी वैल्यू 5 ही लिए हुआ होगा। ठीक है, तो ग्लोबल और लोकल के अंदर डिफरेंस आता है। तो इसका आंसर बी हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, x की वैल्यू 5 दे रहा है इफ़ ट्रू, अगर सही हो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सेमीकोलन। तो यहीं पे ही इफ़ की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू 5 है, तो इफ़ ट्रू का मतलब क्या है कि यहीं पे ही स्टेटमेंट एंड हो गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि अब ये थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम कंसिडर की जाएगी। तो आंसर के अंदर आपके पास क्या आएगा, हेलो। यानी कि इफ़ x इज इक्वल्स टू 5 अगर लिखा हुआ है तो इट विल डिस्प्ले हेलो। तो ये क्या चीज़ डिस्प्ले करेगा, हेलो। तो इसका आंसर ये होगा हेलो। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू यहाँ पे आपको दी हुई है। अच्छा देखिए ये, हाँ सही है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है स्टार्टिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू दी गई है 5, तो ये कह रहे हैं x इज़ लेस देन 1, तो ये तो हो गया फॉल्स। 5 है और लेस देन 1 नहीं है, तो ये इसकी स्टेटमेंट का आंसर आएगा फॉल्स। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि ये इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन। तो सेमीकोलन होने का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ से होने के बाद यहाँ पे एंड हो जाएगी। एंड होने के बाद ये थर्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम दोबारा से कंसिडर की जाएगी और लिखा हुआ क्या आएगा, हेलो। यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे इफ़ ख़त्म हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये बॉडी ऑफ इफ़ नहीं कंसिडर की जाएगी बल्कि एक थर्ड स्टेटमेंट कंसिडर की जाएगी। तो आंसर आपके पास इसका भी क्या रहा होगा, हेलो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, नम जो है वो 10 के बराबर दिया हुआ है, न्यूमेरिक वेरिएबल है। इफ़ नम यानी कि अगर 10 यहाँ पे आ रहा है तो 10 आने का मतलब क्या, अदर देन 0, ये हमेशा क्या होगा, ट्रू।
तो नम चूँकि 10 है तो 10 का मतलब क्या हुआ, ट्रू। तो ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये इसकी बॉडी होगी, प्रिंट एफ एग्जीक्यूटेड, इफ़ एग्जीक्यूटेड, एल्स एल्स एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब क्या, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट, तो इफ़ एग्जीक्यूटेड जो होगा उसका आंसर। अगला कह रहे हैं इफ़ -100, हम नेगेटिव 100 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर ज़ीरो नहीं है तो हमेशा क्या कंसिडर किया जाएगा, ट्रू। तो इसका मतलब क्या, ये चीज़ ट्रू हुई, ट्रू हुई तो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी नेगेटिव नंबर, एल्स एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे सेमी कॉलन भी नहीं है कि इफ़ यही भी ख़त्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अगला देखें, x = 5 है, इफ़ x इज़ लेस देन 1। अब यहाँ पे आप देखिए तो ये हो गई फॉल्स। जब ये फॉल्स हुई, लेकिन यहाँ पे आपके पास, तो इसका मतलब क्या है कि ये यहीं पे ही एंड हो जाएगी। एंड होने का मतलब क्या है कि अब ये दो स्टेटमेंट सेपरेटली एग्जीक्यूट होंगे, यानी कि हेलो हाई लिखा हुआ है। अगली स्टेटमेंट देखें, x = 5 दिया है, x इज़ लेस देन 1, प्रिंट हेलो। अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या चीज़ प्रिंट कर रहा होगा, हेलो। इफ़ x = 5, अब यहाँ पे देखें कि लेस देन 1 नहीं है, फॉल्स है ये, तो हेलो प्रिंट नहीं होगा। इफ़ x = 5 का मतलब क्या है कि अब ये x 5 के इक्वल आ रहा है ना, इक्वल आने का मतलब क्या है कि ये चीज़ यहाँ पे क्या कहलाएगी, ट्रू। जब ये =5 ट्रू हुआ तो इसका मतलब क्या है, प्रिंट क्या करेगा, हाई, एल्स प्रिंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, हाई। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ़ x = 0 तो प्रिंट एफ हाई। अब x 0 है और 0 कर रहे हैं तो प्रिंट एफ हाई समझ में आती है कि आपके पास क्या आउटपुट आ जाएगा, पहला आउटपुट आपके पास हाई जनरेट होगा। अब हाई जनरेट हो जाने के बाद ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं, अच्छा ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एल्स के साथ की स्टेटमेंट होगी, सेकंड स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। अच्छा, चूँकि एल्स स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने बॉडी के ब्रैकेट्स नहीं दिए हैं, लिहाजा ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम कंसीडर की जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि हाई के साथ हेलो भी लिखा हुआ है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा हाई हेलो, हाई हेलो। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इफ़ 4 इज़ ग्रेटर देन 5, बताइए 4 जो है वो 5 से बड़ा होता है, नहीं, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो जाने का मतलब क्या है कि ये इसकी बॉडी में आ रहे हैं। अगर ये इसकी बॉडी में आ रहे हैं तो ये दोनों एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन चूंकि ये फॉल्स है लिहाजा दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे कोई चीज़ सामने डिस्प्ले नहीं आएगी, तो नो आउटपुट इसका आंसर। 11 में क्या कह रहे हैं कि इंटीजर इफ़ x 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो ये तो ट्रू हुआ। जब ये ट्रू हुआ तो ये प्रिंट की तरफ ये सिंगापुर जो है वो प्रिंट हो जाए। एल्स इफ़ का मतलब क्या है कि अब दोबारा से इफ़ को चेक करेंगे, 4:2, यानी कि 4% 2 का मतलब क्या है कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो =0 आ रहा है, तो ये भी ट्रू हुआ। ट्रू होने का मतलब क्या है कि ये इंग्लैंड जो है वो प्रिंट होगा, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट जो है, ये वाली स्टेटमेंट वो इस एल से बाहर है, लिहाजा इंग्लैंड के साथ पोलैंड भी प्रिंट होगा। तो क्या क्या आ जाएगा, सिंगापुर भी आएगा, इंग्लैंड भी आएगा और पोलैंड भी आएगा। सी आंसर मुमकिन है। 12 में देखिए, व्हाट इज़ द वे टू सडनली कम आउट ऑफ और क्विट एनी लूप इन द, अच्छा ये हम लूप भी कह सकते हैं, ये हम ब्लॉक भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट या लूप ऑफ स्टेटमेंट। लूप के अंदर भी उसका ब्लॉक ही कंसिडर किया जाता है, ब्लॉक ऑफ लूप कंसिडर। तो यहाँ पे लूप लिखें या ब्लॉक लिखें एक ही बात है। तो किसी भी ब्लॉक से बाहर आने के लिए आप जो होता है वो ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करें। अगला देखिए, इंटीजर 4 कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ए सी डिफाइन किया जा रहा है, यानी कि एक वेरिएबल कैरेक्टर टाइप है जिसमें वर्ड सी जो है वो हमने प्लेस कर दिया। अब ये कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए, तो बताइए ए में तो सी बड़ा था, ए में ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये फॉल्स हुई तो ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं करेगी। अब ये लिख रहा है इफ़ सी का मतलब क्या है कि सी की एक स्पेसिफाइड वैल्यू होगी। मसलन आप जानते हैं ए जो होता है इसकी वैल्यू होती है इंटीजर वैल्यू 97, बी की इंटीजर वैल्यू होती है 98। तो इफ़ सी का मतलब क्या हो गया कि इसकी इंटीजर वैल्यू 99 होगी। तो बताइए अगर मैं लिखता हूँ इफ़ 99, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी जा रही है अदर देन 0 हुई तो ट्रू होगी, वरना फिर 0 के ऊपर क्या होती है, फॉल्स होती है। तो अब आप ये बताइए कि 99 ट्रू कंसिडर किया जाएगा, तो इसका मतलब क्या, ये ट्रू है तो लिखा हुआ क्या आएगा, हनी। अच्छा, हनी लिखा हुआ आएगा और जिंक जो है वो आखिर में लिखा हुआ आना चाहिए क्योंकि ये बॉडी से बाहर है, तो लिखा हुआ आ रहा होगा हनी जिंक। ठीक है भाई, हनी जिंक पाकिस्तान प्रिंट नहीं।
अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। सबसे पहले 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए ABC। इन ABC वेरिएबल्स में तीनों के अंदर हमने मूव करा दिया 10। अब ये कह रहा है इफ़ A इज इक्वल्स टू 9, क्या A 9 के बराबर है? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हुआ, और फॉल्स होने का मतलब क्या है कि इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर आप एल्स की तरफ आएंगे, एल्स एग्जीक्यूट होगा तो क्या लिखा हुआ आएगा? एग्स। और फिर आखिर में ये आउट ऑफ एल्स यानी कि पूरे इफ़ की स्टेटमेंट के बाहर है, तो ये लिखा हुआ आएगा एग्स वाइट, यानी कि लिखा हुआ आएगा एग्स वाइट। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा? वो एग्स वाइट, एग्स वाइट, यानी कि ए ये आउट। नेक्स्ट कह रहे हैं कि A9 है, B5 है, C8 है, ये 3 वैल्यूज़ इन्होंने डिफाइन कर दी है ABC की। अब ये कह रहे हैं A इज़ इक्वल टू 9, क्या A 9 के बराबर है? अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूँ तो ये आई ट्रू, लेकिन जब मैं इसे नॉट करूँगा तो ये नॉट जो होगा वो इस ट्रू को क्या बना देगा? फॉल्स बना देगा। तो इसका मतलब क्या है कि इफ़ के अंदर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। फॉल्स होने का मतलब क्या है कि बियर प्रिंट नहीं होगा, तो एल्स पे चले जाएंगे। अच्छा, एल्स के अंदर क्या चीज़? एलिफेंट प्रिंट होगा, और फॉक्स चूँकि बाहर है तो फॉक्स भी प्रिंट होगा, तो एलिफेंट फॉक्स लिखा हुआ है। 16th में देखिए A10 है, B20 है। ये कह रहे हैं A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू। एंड स्टेटमेंट के लिए एक तो एंड ऐसे नहीं लिखा जाता, ये आप पेपर में चूँकि मेंशन था तो हमने कर दिया, वरना एंड के लिए सिंबल यूज़ किए जाते हैं, ये गलत लिखा है, ठीक है ना? मुझे ये लिखना चाहिए था, तो ये मिस्टेक हो गई है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब एंड है तो एंड ऑपरेटर के तौर पे अगर आप इसे देखें तो A इज इक्वल टू 9 एंड B, तो ये दो A इज इक्वल टू 9 ये फॉल्स हो गया, तो मुझे दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो जब ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है? ये इसकी इफ़ की बॉडी हुई, ये एग्जीक्यूट नहीं। अब रियल इफ देखें, इसमें कह रहा है A इज इक्वल टू 10 और, या फिर, अब ये और कहाँ से क्या है? या फिर, तो और जब हम देखते हैं तो इसमें से अगर पहली वाली कंडीशन ट्रू हो गई, दूसरी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो ये पूरी की पूरी मिलकर क्या कहलाएगी? ट्रू। जब ये ट्रू हो गई तो ये खुद ब खुद पूरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी ओवरऑल, जबकि ये फॉल्स है, लेकिन ट्रू फॉल्स मिल के और की वजह से ये कंसिडर क्या की जाएगी? ट्रू। ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या? थिएटर जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, तो आंसर क्या रहा होगा आपके पास? थिएटर। अब देखिए int 5 है, एक इंटीजर है वेरिएबल जिसकी वैल्यू 5 है, इसको स्विच में डाल दिया, तो इसका मतलब क्या है? स्विच में A की जगह क्या आया? 5। इसका मतलब क्या है कि केस जब 5 आएगा तो एग्जीक्यूट करेगा, वरना नहीं। तो देखिए केस 5 यहाँ पे पहले 1 को चेक करेगा, 1 को चेक करे, ये केस 0 चेक करेगा, 0 नहीं है, 3 चेक करेगा, 3 नहीं है, 5 चेक करेगा, 5 है, 5 को प्रिंट करेगा 5, यानी कि स्क्रीन पे आएगा 5, और फिर 5 से यहाँ से बाहर आ जाए। अब A की वैल्यू क्या आ गई? अब जो पहली वैल्यू A में 5 थी, अब चेंज होके क्या हो गई? A की वैल्यू 10 हो गई, अब 5 नहीं रही, रिप्लेस हो गई। अब चेक करेगा, 0 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, फिर डिफ़ॉल्ट, जब तीनों नहीं है तो फिर किस पे आ जाएगा? डिफ़ॉल्ट पे, और डिफ़ॉल्ट पे रैबिट्स प्रिंट करके बाहर आ जाएगा, तो लिखा हुआ क्या आ रहा होगा? 5 रैबिट्स। ये आंसर। 18 में देखिए व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम स्विच स्टेटमेंट। A3 है, A जो है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है? देखिए इसको अगर मैं अगले पेपर पर देखें भाई, A3 है, A जो है आपको क्या दिया गया है? 3। अब स्विच A का मतलब क्या है? 3 प्रिंट करेगा। जब यहाँ पे आएगा तो केस 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? 3 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट पे जंप करेगा, खाली क्या चीज़ प्रिंट करेगा? रैबिट और बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिया है स्टैटिक इंटीजर, तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा वेरिएबल जो कि कांस्टेंट हो, जो चेंज ना हो, वेरिएट ना करे। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A इज इक्वल टू 5 है, स्विच A के ऊपर अप्लाई किया तो 5 वाली चीज़ एग्जीक्यूट करेगी, 5 एग्जीक्यूट करके स्टेटमेंट को ब्रेक लगाएगा। इसका मतलब क्या है कि खाली 5 जो है वो आउटपुट प्रिंट आ जाएगा, तो आपके पास 5 प्रिंट आएगा। फिर देखिए ये वाली चीज़ स्टेटमेंट से बाहर है, तो 5 लाइन्स लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है? 5 लाइन। अच्छा, अगला क्या है? एक कोड, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल डिफाइन किया कोड नाम का, जिसके अंदर हमने कैपिटल A को मूव करा दिया। अब स्विच कोड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है? केस A भी हो सकता है, अब K तो नहीं है ना, A प्रूव हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ आएगा? आंट, और फिर ब्रेक करके हम बाहर आएंगे और पैलेस भी लिखा हुआ आएगा, तो आंट पैलेस आपके पास इसका आउटपुट होगा, आंट पैलेस।
तो ये इस तरीके से आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाएंगे। अब प्रोग्राम आपने बनाना है अर्थमेटिकल कैलकुलेटर बाय यूजिंग सी लैंग्वेज। तो अर्थमेटिकल कैलकुलेटर के अंदर आप मर्जी है आपकी, आप एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन अगर मैं देखूँ तो मैं स्टार्ट करूँगा मेन से। मेन से ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद पहले आप 2 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे इंटीजर टाइप के जो 2 वेरिएबल होंगे, इंटीजर टाइप के जो 2 वेरिएबल होंगे वो आपके पास क्या क्या होंगे, एक वेरिएबल ए आ गया, एक बी आ गया, जिसमें आप इनपुट वैल्यूज़ लेंगे, और जो ऑपरेशन लेंगे वो एक्स वेरिएबल में ऑपरेटर लेंगे आप, और जो रिज़ल्ट आ रहा है अगर आप चाहें तो उस रिज़ल्ट के लिए आप एक और वेरिएबल आर ले लें जिसमें रिज़ल्ट सेव होगा। अब स्टार्ट होने से पहले आप क्या करें, 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ इनपुट ले लें क्योंकि कैलकुलेटर बना रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट के लिए आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे एक साथ ही ले लेते हैं एंटर 2 वैल्यूज़। आपने पहले 2 वैल्यूज़ को क्या ले लिया, इनपुट ले लिया। एक वैल्यू ये यहाँ पे ख़त्म करके ये आया, स्कैनएफ में आपने इनपुट लिया, और स्कैनएफ में आपके पास आ गया %d, %a और %b, ये मैंने दोनों एक साथ ले लिया। आप चाहें तो अलग अलग भी करते हैं। इनपुट ले लेने के बाद स्कैनएफ लेने के बाद एक और प्रिंट एफ आएगा जिसके अंदर आप ऑप्शन मांगेंगे। प्रिंट एफ यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड एनी अदर की टू एग्जिट, ठीक है। या आपने यहाँ पे लिख दिया ये। अब इसका भी स्कैनएफ ले लिया, इसका स्कैनएफ आपने इंटीजर वेरिएबल %d और यहाँ पर %x के अंदर आपने इनपुट ले लिया। अब हम चेक करेंगे इफ़ के थ्रू कि क्या स्टेटमेंट, या चाहे इफ़ से भी आप कर सकते हैं, चाहे स्कैनएफ के थ्रू भी कर सकते हैं। अब अगर मैं वो स्विच के थ्रू करूँ तो स्विच के अंदर क्या होगा, x में वैल्यू आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने लिखा स्विच, और स्विच किस पे अप्लाई किया, x पे। अब x की पॉसिबल स्विच के अंदर केस क्या था, केस पहला, अगर x 1 हो, केस की वैल्यू क्या हो 1। अब केस 1 का मतलब क्या है कि यूज़र वांट्स टू डू व्हाट, एडिशन। यूज़र क्या करना चाह रहा है, ऐड। तो ऐड करने का मतलब क्या है, यहाँ पर आएगा। जो यहाँ पे आएगा तो एडिशन कैसे करेगा, तो मुझे क्या करना है, अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए और लिखना है। अब आप एडिशन स्टार्ट कर दें, यानी कि ए और बी वैल्यूज़ ऐड हों और इनका सम किस में मूव कर जाए, आर। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखें सम इज़ इक्वल टू %d /n कर लीजिएगा यहाँ पे ताकि नेक्स्ट लाइन कर जाए, और %d ये क्लोज़ किया, और यहाँ पे क्लोज़ करके सिर्फ r जो होगा वो इसको वेरिएबल जो होगा उसको हम प्लेस कर देंगे, और ये प्रिंट करा देंगे। और प्रिंट कराने के बाद हम इसे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे ताकि ये बाहर आ जाए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट केस 1। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, केस 2। केस 2 अगर आपके पास क्या हो, फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, प्रेस 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए ये 2 कर रहा है, तो ये केस 2 आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉलन बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। इसमें क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में r = a - b लिखेंगे। उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखूँगा /n, सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू %d, और इसको क्लोज़ करके यहाँ पे वेरिएबल भी r डिफाइन करके ये एंड हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँगा ब्रेक, ठीक है, ताकि ये ब्रेक होके बाय। ये केस 1 और केस 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे केस 3। तो केस 3 के लिए हम दोबारा से लिखेंगे, यहाँ पर इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। केस 3 जो है वो ये वाला है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 3 ये वाला आ रहा है। ये केस 3 आया। केस 3 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आपने यूँ लिखा, ये स्टार्ट किया और a और b को मल्टीप्लाई किया और मूव करा दिया r में,
और फिर आपने लिखा प्रिंट एफ, और क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू %d लिखा आपने यहाँ पर, और यहाँ पे वेरिएबल r लिखा, और फिर आपने इसको भी क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज की, और अब आएगा क्या चीज़ आपके पास, डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर तो आपने वैसे ही एग्ज़िट कर जाना है, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर आपने लिखना है प्रिंट एफ थैंक्स, प्रिंट एफ, और यहाँ पे आपने लिखा /n थैंक्स, और ये आपके पास ये इसका क्लोज़ हुआ और ये प्रोग्राम का क्लोज़ हुआ। तो इस तरीके से आपने जो प्रोग्राम है उसको मेंशन करना था, ठीक है। दूसरा ग्रेडिंग का है कि इनपुट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड्स एज फॉलो। मोर देन 80% के ऊपर जाके देख रहे हैं कि 80 से अबव हुई, 80 एंड अबव जो है वो ए है, 70 से 80 तक बी है, फिर सी है, फिर डी है, और फिर एफ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ, हम कहेंगे एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। ये आपने एंटर करा दिया, जब परसेंटेज एंटर कराएंगे तो स्कैन एफ कर लें, स्कैन एफ आपने %d में ऊपर वेरिएबल इंटीजर p डिफाइन कर लिया परसेंटेज का, तो यहाँ पे आपने %d किया और ये m%p करके p में वैल्यू यूज़र से इनपुट ले ली। अब आप लिखेंगे इफ़ स्टेटमेंट। सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या 80 से अबव तो नहीं है, p ग्रेटर देन और इक्वल टू 80। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो यहाँ पे देखिए इसकी बॉडी क्या होगी, आप प्रिंट एफ करा देंगे, क्या चीज़, प्रिंट एफ कराएंगे ए, क्या प्रिंट एफ करा देंगे ए, ठीक है, /n करके इसको क्या प्रिंट एफ करा दें ए, और ये स्टेटमेंट आपके पास एंड होगा। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एल्स इफ, इसके साथ ही होगा एल्स इफ, ठीक है, अलग लेकिन स्मॉल से लिखा जाएगा, एल्स इफ, और यहाँ पे क्या लिखूँगा अब मैं, अब परसेंटेज 70 से 80 के दरमियान, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 एंड परसेंटेज लेस देन 80, क्योंकि 80 तो ऊपर चला गया है। तो अब ये दूसरी स्टेटमेंट आ गई, अब इसकी बॉडी लिखेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास b, और ये आपके पास एंड होगा, और ये इसकी बॉडी भी एंड हो गई। फिर तीसरा हम एल्स इफ लिखेंगे, और फिर परसेंटेज की कंडीशन सी के लिए लिख दी जाएगी। तो अब परसेंटेज p इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन 70। इसके लिए अब आप क्या करेंगे, इसकी बॉडी ओपन होगी और इसमें क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ, क्या चीज़ प्रिंट करा देंगे, सी, और यहाँ पे ये इसकी बॉडी क्लोज हो जाएगी। फिर हम दोबारा से एल्स इफ करेंगे, बी, अब बी के लिए करना है। एल्स इफ के अंदर क्या लिखेंगे, परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50 एंड परसेंटेज इज़ लेस देन 60। तो यहाँ पे इसके लिए आप प्रिंट एफ कराएंगे और स्टेटमेंट किसके लिए लिख देंगे, डी के लिए लिख देंगे। ये भी क्लोज हो गया। अब आखिरी रह गया ना बिलो 50, तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे एल्स। इसके अलावा अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है, या अब इसकी परसेंटेज 50 से भी कम, फिर बिलो 50 में कंडीशन लिखने की लिख देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और नहीं लिखते तब भी सही है। एल्स में अब आप लिख देंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फेल। अब सब में से कोई ना कोई एक वक्त में एक ज़रूर ये मेन का क्लोज हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम था जो आपने यहाँ पे मेंशन करना था, जिसके थ्रू आपके पास डिज़ायर्ड रिजल्ट जो है। तो ये आपके पास टोटल पेपर हो गया जो कि हमारे पास था। तो बस इसको